तो भारत ने फाइनली 10 विकेटों से श्रीलंका के ऊपर जीत दर्ज कर ली है और अपना एशिया कप का 8वां खिताब अपने नाम कर लिया है। अब इस वाले मैच में एक अलग ही श्रीलंकन टीम हम लोगों को देखने मिली, जो कि इस टूर्नामेंट में एक अच्छा फाइट बैक दे रही थी अपने अपोजिशन के जो टीमें हैं उनको, चाहे वो बल्ले से हो गेंद से हो। लेकिन इस वाले मैच में ऐसा लगा कि वो अपना फॉर्म घर पर भूल कर आया है, ड्रेसिंग रूम में भूल कर आया है। सबसे पहले तो अगर मैच की कुछ बिट्स एंड पीसेस की बात करें तो टॉस दसुन शानाका ने जीता और जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि सही डिसीजन लिया, क्योंकि ऊपर धूप खिली हुई थी और सरफेस जो थी वो बिल्कुल ड्राई थी। लेकिन जैसे ही फिर वो आधा घंटा बारिश हुई मैच के टाइम पर, वो हल्की फुल्की ड्रिजलिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद आधे या पौन घंटे के बाद मैच जो है वो रिज्यूम हुआ। तो उस ड्रिजलिंग की वजह से एक बहुत हैवी मॉइस्चर पिच ने अब्जॉर्व कर लिया और तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलना शुरू हो गई। तो जब श्रीलंकन बैटर्स बैटिंग करने आए तो वो टोटली अलग डिसीजन लग रहा था दसुन शनाका का। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपोजिट डिसीजन ले लिया, पहले उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भारत के जो गेंदबाज है उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब इस तरह के बिग स्टेज, जो बड़े स्टेज के जो मैचेस होते हैं, एशिया कप का फाइनल, आईसीसी के नॉकआउट्स, तो यहाँ एज अ फैन हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि एक अच्छा फाइट बैक दोनों टीमों की तरफ से देखने मिलेगा और कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला होगा, जो कि सुपर 4 के आखिरी के जो 2 मैचेस थे वो जिस तरह हुए। लेकिन टोटली वन साइडेड मैच। मोहम्मद सिराज की सबसे पहले बात करना मैं पसंद करूंगा, क्योंकि एक अलग ही दर्जे के गेंदबाज वो पिछले कुछ 1 या 2 साल में नजर आए हैं। जब से वो इंग्लैंड की सीरीज में उन्होंने एक लंबे हॉल्ट के बाद कमबैक किया था 2021 में, तब से उनका जो ग्राफ है वो ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया है। इस वाले मैच में भी अगर हम बात करें तो देखिए, मदद जितनी मर्जी मौजूद हो, चाहे वो ओवरकास्ट जो कंडीशंस हो उसके वजह से हो या फिर पिच पर जिस तरह की मदद हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर तेज गेंदबाज वहाँ विकटें ले लेंगे। आपको विकटें लेने के लिए एक अच्छी लाइन पर बॉलिंग करनी पड़ती है, उसी के साथ साथ स्विंग कराना होता है बॉल को, और एक डिसिप्लिन चाहिए आपके जितने भी आप ओवर्स कर रहे हो, जितना लंबा आप स्पेल कर रहे हो उसमें। तो वही सिराज की तरफ से हमें देखने को मिला कि एक ऑफ स्टंप का जो कॉर्डन होता है उसे वो पकड़कर गेंदबाजी कर रहे थे लगातार, चौथे पांचवें स्टंप पर टप्पा अपना रख रहे थे, वहीं से बाहर वहीं से अंदर। आज तो ऐसा लग रहा था कि गेंद बिल्कुल उनकी बात सुन रही है, जब बाहर जाने के लिए कह रहे हैं तो बाहर जा रही है, जब अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो अंदर आ रही है। तो सिराज की एक बहुत ही आज कमाल का एक उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, और अजंता मेंडिस का जो रिकॉर्ड था हाईएस्ट विकेट इन अ सिंगल मैच का एशिया कप का, उससे उसकी उन्होंने बराबरी की, जो कि 2008 में अजंता ने अचीव किया था। शायद 6 विकेट कुछ 18 मैचेस में 18 रन देकर उन्होंने लिए थे और सिराज ने 23 रन दिए हैं। तो सबसे पहले तो सिराज की एक और चीज़ की मैं बात यहाँ पर करूँगा कि अच्छी लाइन और लेंथ पे तो उन्होंने गेंदबाजी की ही, लेकिन साथ में ये भी एक फैक्टर उनकी बॉलिंग में देखने को मिला कि अग्रेसिव थे पहले बॉल से। ऐसा नहीं कि 1 विकेट मिल गई, 2 मिली, 3 मिली, एक ओवर में 4 विकेटें हालांकि उन्होंने ली, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं से भी बैकफुट पर आ गए हैं, कैजुअल हो गए हैं। हमेशा ऐसा ही लग रहा था कि हर बॉल में 100% डाल रहे हैं, आगे से घुमाने को देख रहे हैं बॉल को, और उसी का एक रिजल्ट है कि वो कुशल मेंडिस जो कि सेट हो गए थे 17 रन पर, उनका विकेट हमें देखने को मिला कि वो आगे की बिल्कुल बॉल थी, हाफ वॉली थी, उसे वो पढ़कर अंदर आई और बोल्ड हो गए कुशल मेंडिस। तो ये तो हमने कर ली सिराज की बात। साथ में फिर दूसरे एंड से हार्दिक पांड्या भी है, उन्होंने वो टेल एंड को साफ करने का काम किया, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में भारत के लिए टेल एंडर्स जो है वो चिंता का सबब साबित हो रहे थे। तो हार्दिक पांड्या ने आज वो होने नहीं दिया, 3 विकेटें बिल्कुल जल्दी झटक ली और 50 के एक बहुत ही लो टोटल, जिसे कहेंगे कि सेकंड हाईएस्ट टोटल है, लोएस्ट टोटल है श्रीलंका का ओडीआईज में, तो 50 के स्कोर पर श्रीलंका को ऑल आउट किया। फिर जब भारत की टीम चेस करने आए तो ईशान किशन, शुभमन गिल आज ओपन करने आए। रोहित शर्मा ने शायद ईशान को ये कहा होगा कि चलिए आप दोनों यंगस्टर्स हैं, आप आज गेम को फिनिश कीजिए, एक छोटा टारगेट है इसलिए। तो लेकिन दोनों ने बहुत संभल करके बैटिंग की, ऐसा लग नहीं रहा था कि छोटा टारगेट है तो बिल्कुल अपने शेल से बाहर निकल करके बड़े शॉटें लगाने की कोशिश कर रहे थे या जल्दी मैच को फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल काम और कंपोज के साथ दोनों ने बैटिंग की। जो बॉल्स
हिट करने वाली थी उन्हीं गेंदों को हिट किया, अच्छी गेंदों को सम्मान दिया। तो यह इस तरह से भारत ने जो एक बहुत ही फैंटास्टिक ये विक्ट्री हासिल की, दोनों ही चाहे वो बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, दोनों ही पक्षों से डोमिनेंस देखने को मिला। और ईशान किशन की अगर यहाँ पर मैं खास करके बात करूँ, शुभमन की नहीं करूँगा क्योंकि शुभमन ने पिछले मैच में भी शतक लगाया था और वो एक अच्छे खासे फॉर्म से गुजर करके आ रहे हैं। लेकिन ईशान की अगर बात करूँ तो ईशान की बैटिंग में पिछले 6-8 महीनों में वो मैच्योरिटी देखने को मिली है। सबसे पहले तो जो पहले के ईशान किशन थे, जो कि 8-10 पारियों में एक हाथ दो अच्छी नॉक्स खेलते थे, लगातार जल्दी आउट हो जाते थे, पहले उनको खिलाया भी इसलिए जाता था कि ठीक है लंबी पारी नहीं खेलेंगे लेकिन वो इम्पैक्टफुल कैमियो खेलने के इनमें वो मादा है। लेकिन पिछले कुछ मैचेस में एक वो मैच्योरिटी उनके बैटिंग में दिखी है कि अब पेशेंस के साथ बैटिंग करते हैं, हर गेंद को हिट करने नहीं जाते, अपने शॉट्स बराबर चूज करके खेलते हैं, हर गेंदों को पिक करते हैं, ऐसा नहीं कि जो भी बॉल आ रही है उस पर वो बल्ला फेंकने जा रहे हैं। तो ये जो एक सेंसिबिलिटी उनके गेम में आई है, इस वजह से उन्होंने ये रियलाइज़ भी शायद किया है कि उनका कंट्रीब्यूशन करना इंडियन टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी वो भारतीय टीम में खेलते हैं तो दो ही पोजीशंस पर खेलते हैं, या तो ओपन करते हैं या फिर 5 नंबर पर खेलते हैं। और ये दोनों ही ऐसी पोजीशंस है जहाँ पर आपको बहुत मैच्योर इनिंग्स चाहिए, बहुत ही एक कंपोज्ड इनिंग्स चाहिए, क्योंकि ये दोनों पोजीशंस की जो इनिंग है ये आखिर में आपका स्कोर का डिसाइड करती है। तो इसलिए ईशान किशन की जो बैटिंग में मैच्योरिटी है उससे भारत को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होगा आने वाले मैचेस में, खास करके वर्ल्ड कप में, क्योंकि भारत ईशान के ही साथ प्रोबेबली मिडल ऑर्डर में जाएंगे। श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन का अभी मुझे कहीं भी खेलता हुआ देखना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, जिस तरह के फॉर्म में ईशान है। तो ये जो विक्ट्री इंडिया ने हासिल किया है, इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी टीम के अंदर और विपक्षी टीमों को भी जाता है कि अब भारतीय जो टीम है वो बैकफुट पर रहकर नहीं खेलने वाली। जो पिछली कुछ मैचेस में एशिया कप से पहले हमने देखा कि वो वेस्ट इंडीज़ से हार गई थी, बांग्लादेश से ओडीआई सीरीज़ हार गई, क्रूशल जो मैचेस थे जैसे WTC फाइनल, T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, वहाँ से भारत बाहर हो गया था। लेकिन अब जिस तरह की लय भारतीय टीम ने बल्लेबाजी ने गेंदबाजी ने पकड़ ली है, तो अब ये कहीं ना कहीं अश्योरेंस लग रहा है कि वर्ल्ड कप में भारत ज़रूर एक अच्छी नोट पर वर्ल्ड कप को फिनिश करेंगे, शायद जीत भी जाए। लेकिन अब ये एक प्रॉमिसिंग टीम लग रही है, अब वो दमखम पूरी टीम में लग रहा है कि अब पांचों उंगलियां एक मुट्ठी बनकर खेल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ठीक है, बस ये थी इस ग्रैंड फिनाले के गेम की कुछ बातें जो कि निकल करके आई बाहर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया जो आने वाला है अभी, भारत 22 तारीख को पहला ओडीआई है, उसके प्री मैच एनालिसिस के साथ।